वेल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ के बारे में हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे और आपको तह तक हर चीज़ समझ आएगी। देखिए, इस लॉ में ये कहा गया कि जब आप एक बॉडी को एक फ्लूइड में थ्रो करते हैं, फ्लूइड क्या होता है? जो फ्लो कर सकता है, जैसे लिक्विड फ्लो कर सकता है, एयर फ्लो कर सकती है। तो आप उसके बीच में जब एक बॉडी को थ्रो करते हैं तो क्या होने वाला है? जो फ्लूइड की लेयर्स होती हैं उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन पैदा हो जाता है। रिलेटिव मोशन का मतलब कोई लेयर ज़्यादा मूव करती है, कोई कम मूव करती है। जैसे यहाँ भी आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो रिलेटिव मोशन डेवलप होने से क्या होता है? यदि फॉर एग्जांपल बॉडी नीचे की ओर जा रही है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करने लग पड़ेगा। इस फोर्स को हम ड्रैगिंग फोर्स कहते हैं। अब ये जो फोर्स एक ड्रैगिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। This force is also depends upon the coefficient of viscosity neta. This force is also depends upon the radius of the बॉडी। सो इसको यदि हम कंबाइन करके लिखने की कोशिश करें तो ये आ जाता है एफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के एंड दिस इज आर रेडियस ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी of with which the body is dragging down the fluid and this is the coefficient of viscosity neta. So ये स्टोक्स ने कहा, जिनका अपना जो लाइफ स्पैन रहा वो 1819 ईस्वी से लेके 1903 ईस्वी तक वो जिंदा रहे। हम ये आपको एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए, ऐसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि देखो, यदि फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक रेन ड्रॉप है और वो एयर, इसमें फ्लूइड क्या है? एयर है, और एयर में वो नीचे की ओर जा रही है, तो क्या होगा? इसके नीचे जाने से जो हवा की जो लेयर्स हैं उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन डेवलप हो जाएगा। इस रिलेटिव मोशन की वजह से जैसे आपकी जो रेन ड्रॉप है एज इट इज़ फॉलोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जो ड्रैगिंग फोर्स लगेगा वो इसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। इसके जो पड़ोस की जो लेयर होगी वो इससे कम डिस्टर्ब होगी और अगली अगली जो लेयर है उसमें डिस्टर्बेंस जो है वो ये घटती चली जाएगी। ओके, ये फोर्स कितना होता है? अब इन लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टिव फोर्स होता है वो नीटा होता है। और ये देखिए, इस रेन ड्रॉप की कोई रेडियस होगी और ये वेलोसिटी होगी। तो स्टोक्स ने ये कहा, सिर्फ ये कहा कि ये जो ड्रैगिंग फोर्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा वो फोर्स होगा, उसको हम एफ से लिखेंगे। इट इज़ इक्वल टू कोई कांस्टेंट जिसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू वो 6 पाई होगी। इसकी जो रेडियस कितनी है और कितनी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, और जो रिलेटिव मोशन बिटवीन द जो रेजिस्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको हम कहेंगे, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। सो एफ इज इक्वल टू 6 पाई आर बीनीटा। आप इस डायग्राम में भी यहाँ देख सकते हैं एक पेंडुलम है, और उसमें भी ये जो बॉब है उसी तरीके से एक फ्लूइड, जो फ्लूइड इसमें एयर है, इसके बीच में जब वो मोशन कर रही है देन इट ऑल्सो एक्सपीरियंस द ड्रैगिंग फोर्स, राइट। सो अब हम इसको प्रूव करने की ओर बातचीत करते हैं। इसके लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का सहारा लेंगे। तो हमारे पास जो विस्कस ड्रैग है एफ इज इक्वल टू, दिस इज सम कांस्टेंट के एंड लेट इट इज आर टू पावर ए। इसके ऊपर डिपेंड करता है जो टर्मिनल वेलोसिटी है बी, उसकी पावर रेज टू पावर बी, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू पावर सी। इसके लिए हम जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सहारा लेंगे, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को आप समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि डायमेंशंस ऑफ ईच ऑफ द टर्म ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन की जो हर एक टर्म होगी लेफ्ट हैंड साइड में और जो राइट हैंड साइड में, उसके डायमेंशंस हमेशा सेम रहते हैं। सो इस बात का हम इस्तेमाल करेंगे, इस प्रिंसिपल का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए, ये इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि देखिए, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है,
तो ये जो राइट हैंड साइड के जो क्वांटिटीज़ हैं इनके डायमेंशंस भी फोर्स के ही होने चाहिए, जिसमें के जो है वो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, राइट। तो हम शुरू करते हैं। ये देखिए, इसको प्रूव करना ये आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, हम चलते हैं यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेरियस इक्वेशंस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वी नो दैट कि जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होगा यहाँ वो होगा एम एल टी माइनस 2, और के जो है वो कांस्टेंट है, तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका लिखने का ज़रूरत नहीं। रेडियस का जो डायमेंशंस होंगे वो एल रेज टू पावर ए, एंड वेलोसिटी की आप जानते हैं एल टी माइनस 1 रेज टू पावर बी, और जो कोफिशिएंट विस्कोसिटी के डायमेंशन होते हैं वो होते हैं एम एल माइनस 1 एंड टी माइनस 1 रेज टू पावर सी। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा एल रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर बी, टी रेज टू पावर माइनस बी, एम रेज टू पावर सी, एल रेज टू पावर माइनस सी, एंड टी रेज टू पावर माइनस सी। क्यों? क्योंकि जो पावर्स होती है वो ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू, या एम को पहले लिख लीजिए रेज टू पावर सी, और एल की पावर आपके पास आ जाएगी यहाँ से ए। यदि देखिए बेस यदि बराबर हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। आपके पास आ जाएगा यहाँ से ए, यहाँ से आ जाएगा बी, और एल यहाँ से आ जाएगा सी। देखिए आगे बचा आपके पास टी, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस बी, और यहाँ पावर है माइनस सी। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि यदि इस साइड डायमेंशंस फोर्स के हैं तो इस साइड भी डायमेंशंस फोर्स के ही होंगे। इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब जैसे यहाँ m का पावर जो है वो 1 है, तो यहाँ c की जगह 1 होना चाहिए। यदि यहाँ l की पावर 1 है तो यहाँ a प्लस बी माइनस सी की जगह 1 होना चाहिए। यदि ये फोर्स ही है तो डायमेंशन फार्मूला तो बदलेगा नहीं। यहाँ t की पावर माइनस 2 है तो यहाँ माइनस बी और माइनस सी की जगह माइनस 2 होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं, कंपेयरिंग द पावर ऑफ एम एल एंड टी ऑन बोथ साइड, comparing the powers of M, L and T on both sides using principle of homogeneity। ये होगा प्रिंसिपल ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, वी हैव, हम लिख सकते हैं कि C की जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ C की जगह यहाँ 1 है, यहाँ C किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। जो C है वो 1 होना चाहिए, और जो A प्लस बी माइनस सी, यहाँ देखिए ये a प्लस बी माइनस सी की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ भी 1 होना चाहिए। यहाँ लिख देते हैं ये भी 1 होना चाहिए, और माइनस बी माइनस सी की जगह होना चाहिए -2 होना चाहिए। अब हम इनका इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो वी विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2, दिस एज इक्वेशन नंबर 3 and this as equation number 4, right? अब from equation 1 and 4, from equation 1 and equation 4, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 4 से आप क्या करेंगे, आपके पास आ जाएगा माइनस बी माइनस 1 सॉरी माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू -2 माइनस बी -1 is equal to -2 minus b is equal to -2 plus 1
is equal to -1 से -1 कैंसिल, यू विल गेट b इज इक्वल टू 1। तो b का वैल्यू 1 आ गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 5 कह सकते हैं। और आप इक्वेशन 5 इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 5 and 3 from equation number 2, equation number 5 and equation number 3। यहाँ आपके पास इक्वेशन 2 and 4 था। चलिए यहाँ लिख दीजिए आप, a की जगह a आपके पास अननोन है, b का जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 5, ये देखिए यहाँ 1 लिख सकते हैं, b की जगह 1 लिख सकते हैं, और c की जगह भी आप फ्रॉम इक्वेशन 2 -1 लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपके पास -1, इट इज इक्वल टू 1, -1 + 1 कैंसिल, a is also equal to 1. So now this is equation number 6. So by using the value of a, b and c in equation number 1, by using a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to 1 in equation number 1, in equation 1 we have, आपके पास क्या आ जाएगा, f is equal to some constant k, r की पावर 1 and then v का पावर 1 and neta की पावर 1. So k is here some constant and its numerical value is equal to 6 pi. You can use it over here. F is equal to 6 pi r b neta. So this is simply the Stokes law is. यही स्टॉक्स लॉ है। इसमें जो पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, ये वो फोर्स है जो एक बॉडी को ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके मोशन के ऑपोजिट जो काम करता है। आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, वी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, एंड नीटा क्या है, दिस इज द रिलेटिव मोशन की वजह से जो एक रेजिस्टेंस पैदा होता है लेयर्स के बीच में, इट इज डिटरमिन्ड बाय दिस फैक्टर। सो एफ इज इक्वल टू 6 पाई आर बी नीटा। आई कैन से दिस इज स्टॉक्स लॉ। This is Stokes law. I hope that you have enjoyed this video. Thank you very much.